बिहार का चुनाव अब पूरे उफान पर आ गया है। दोनों पक्षों की तरफ से सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर अब कभी भी घोषणा होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया हो। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के एनडीए के बड़े नेता, प्रभारी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पटना में ये बातचीत कर रहे हैं, मैं साफ कर दूं, बिहार चुनाव के प्रभारी हैं, इसलिए हम पटना में इस वक्त मौजूद हैं। क्या स्थिति दिख रही है सर आपको, इतने दिनों से आप यहाँ पे हैं? नहीं, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि बिहार विधानसभा का चुनाव यहाँ की जनता ने एनडीए का जो दायित्व है अपने हाथों में ले लिया है और कोई जंगल राज की वापसी नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सुशासन चाहता है, विकास चाहता है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की इस जोड़ी को मतलब एकदम अपने मन मानस में बैठा लिया है। इंतज़ार कर रहे हैं कब 6 तारीख आए, कब 11 तारीख आए, कब वो अपनी इच्छा अनुसार जो चुनाव निशान है हमारे भाजपा और सहयोगी दलों के, उस चुनाव निशान में अपनी उंगली को कष्ट दे करके और सारे कष्ट से बिहार को दूर करने का रास्ता। इतना लंबा आपका अलायंस है आप दोनों पार्टियों का, इनफैक्ट अब तो मांझी जी भी हैं, पासवान साहब भी हैं, अभी तक सीट क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर पा रहे हैं? किस बात को लेकर अड़चन है? क्या डर है कि बागी हो जाएंगे, दूसरी खेमे में चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो चुनाव घोषित हुआ है, बैठकें हम लोगों की पहले से तय थी। हम लोग समझ रहे थे शायद 10 तारीख के आसपास ऐलान होगा, लेकिन 10 से पहले हो गया। बातचीत चल रही है, हमारे सब सहयोगी दल हैं। जब लोकसभा में भी ऐसे ही डिमांड तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन चूंकि सारे हमारे सहयोगी दल परिपक्व हैं और एनडीए सदा कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि जो एनडीए के साथ रहे हैं और उनके साथ सामंजस्य बनाने में कोई समस्या रही हो। तो बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे या एक आध सीट ज़्यादा जेडीयू जो एक्सपेक्ट कर रही है? इसके ऐलान का इंतजार करिए। अभी कोई चीज़ ऐसी बोलना मेरे स्तर से भी ठीक नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए जब तक अंतिम निर्णय ना हो जाए। लेकिन सभी सहयोगी दल पूरी संतुष्टि के साथ चुनाव के मैदान में एनडीए के प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी दल की ओर से किसी भी सीट पर होंगे, सब लोग मिलकर के प्रचार करेंगे और बड़े अंतर से यहाँ पे 2/3 बहुमत से विजय पर प्राप्त। दोनों जो आपके छोटे दल हैं वो बहुत उम्मीदें रख रहे हैं। मांझी साहब हो गए, चिराग साहब हो गए, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। मांझी साहब ने तो आज ट्वीट भी कर दिया और लिख दिया कि उनको कम से कम 15 सीटें चाहिए। चिराग पासवान भी 35-40 सीटों की बात कर रहे हैं। मांगना, देखिए, जो भी सहयोगी दल हैं वो सीटें अधिक से अधिक मांग रहे हैं, लेकिन जब बातचीत होती है टेबल पर बैठ करके तो एक संतोषजनक रास्ता निकलता है और हमें पूरा विश्वास है कि दोनों दल, हमारे जो सहयोगी हैं, तीनों दल सहयोगी कह लीजिए, केंद्र सरकार का भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं और हमारे प्रदेश में भी, बिहार में भी सभी लोग मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। चिराग जी की पार्टी आगे जब हम लोग अभी जीत करके आएंगे वह भी हिस्सा होंगे सरकार के। तो इसलिए चिराग जी एक युवा नेता हैं, हमारे मांझी जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ के, और माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे तो उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं और भाजपा की लीडरशिप आप से छिपी नहीं है। तो भरोसा तो मोदी जी, नीतीश जी की इस जोड़ी पर है और यह जोड़ी को लेकर के जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि हमें किसी भी स्थिति में एनडीए की सरकार दोबारा, वो अभी बहुत बड़े बहुमत के साथ लानी। क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहिए उनको? ये देखिए, ये तो लोक जनशक्ति पार्टी का विषय है कि वो किसको लड़ाना चाहते हैं, किसको नहीं लड़ाना चाहते हैं। गठबंधन में जो सीटें उनके खाते में जाएंगी वो जाने के बाद उनको निर्णय करना है। इस पर आप, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम चुनाव लड़ेंगे? ये सब तय हो जाएगी। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ तय करता है कि कौन कौन लड़ेगा, कौन कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन जो भी होगा अंतिम निर्णय के बाद सूचना आपको शेयर करें। पॉपुलर फेसेस की बीजेपी को ज़रूरत क्यों है? जब आपके पास इतना बड़ा नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो दुनिया भर में पॉपुलर है, फिर आप पवन सिंह के पास जाते हैं, फिर आप मैथिली ठाकुर के पास जाते हैं, तो ये पॉपुलर फेसेस को लाने की बीजेपी के अंदर क्या कोशिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये पवन सिंह जी पहले बीजेपी में थे, बीच में परिस्थितियां ऐसी आई कि वो लोकसभा का टिकट उनको नहीं दे पाए थे, वो अलग से लड़ गए थे। लेकिन उनको भी लगा कि भाजपा हमारे लिए उपयुक्त है और भाजपा को भी लगा कि वह एक उपयुक्त बिहार के लिए है। तो उसमें कोई गलत नहीं है। जो भी लोकप्रिय लोग हैं, जो भी जनप्रिय लोग हैं, जो लोगों को पसंद आते हैं, अगर उनको भाजपा पसंद आती है तो अच्छा है। मैथिली के आने से कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि उन जो सीटें मांग रही है वो बीजेपी की सिटिंग सीट भी है, जेडीयू। देखिए, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सारी बातचीत जो टेबल पर चल रही है, जब तक पर्चा आउट नहीं होता तब तक इंतजार करिए सुमित जी। नेताओं से कुछ भी बुलवाना आसान काम नहीं होता है, पकड़ना भले आसान हो जाए चुनावी मौसम में। पर केशव जी, एक चीज़ और, क्योंकि आप यूपी से आ रहे हैं, मैं यूपी के बारे में एक घटना आज घट रही है इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। आज़म खान साहब जेल से बाहर आए और अब आज अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है। आपको लगता है नहीं कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वापस बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है? ये इनके चच्चा मोहम्मद आजम खां
2017 में भी इनके साथ थे, 2022 में भी इनके साथ थे, 2019 में भी इनके साथ थे और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी इनके साथ थे। इनके ये कोई ऐसे लोग नहीं आ जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होने जा रहा है जिससे कोई असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयार है। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की अराजकता और जंगल राज कोई भूल नहीं पा रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुंडा राज, अपराधी राज, माफिया राज और जंगल राज भी कोई नहीं भूल पा रहा है। पर आजम खान के साथ अचानक से सारे मुकदमों में उनको बेल मिल गई। क्या कोई ये भी चटकले चल रही हैं कि कुछ बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई है क्या उनकी, इसीलिए उनको बाहर आने दिया गया? जो मामला माननीय न्यायालय का है उस पर बीजेपी का विषय कहाँ से आ गया? न्यायालय चर्चा ऐसा अगर आपको लगता है तो फिर आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको क्या कहूँ। लेकिन न्यायपालिका किसको जमानत देती है, किसको जेल में रखती है, हमने तो जेल में भेजने का काम किया है। और जमानत होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुकदमों से बरी हो गए हैं। अगर प्रक्रिया चल रही है तो जो प्रक्रिया चल रही है, जो न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा उसके आधार पर तय होगा। अभी जमानत मिलना तो किसी को मिल जाती है। वो अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं आजम खान साहब कि मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है, मेरी भी क्या, अतीक के साथ क्या हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, इस तरह की बातें दोहरा रहे हैं। इसको आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि ये उनका भ्रम है। हमारी सरकार कानून के हिसाब से चलती है और जो कानून के विरुद्ध आचरण करेगा, वो चाहे मोहम्मद आजम खान जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों और चाहे कोई गुंडा अपराधी माफिया हो, जिनके खिलाफ अपराध दर्ज है, उसकी एक आपराधिक मामलों में एक पैरवी की प्रक्रिया है और सरकार की ओर से जो पैरवी होनी चाहिए, ठोस पैरवी हो रही है और न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा। एक आखिरी सवाल और वो है प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी के फैक्टर पर बिहार में। आपको लगता है कि दोनों लोग क्या बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? बार बार इल्ज़ाम लगता है। देखिए, बीजेपी के बी टीम ना तो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, ना ओवैसी हो सकते हैं। ये दोनों तो बीजेपी के शत्रु टीम का हिस्सा हैं और शत्रु टीम के रूप में जो लड़ रहे हैं चुनाव के मैदान में हैं, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, हम लोग ये मानते हैं। उनके लड़ने से फ़ायदा होगा आपको? हम उनके लड़ने से फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं। हम अपने दम पर, हमारे एनडीए के दम पर, हम लोग अपने सरकार, डबल इंजन की सरकार के दम पर जो काम किए उसके बल पर विजय का रास्ता देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी। बीजेपी के बड़े नेता और लगातार चुनावों में इनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही हैं और पार्टी के अंदर बढ़ता जो रोल है मौर्य साहब का, वो भी इस ओर इशारा करता है। मैं अपने सहयोगी सुधीश राम के साथ सुमित अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।